हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएपीसी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 जो कि हम ब्लॉक 2 से ले रहे हैं और पेपर अभी चल रहा है एमपीसी 001। तो आप तो सारे वीडियोस लगातार देख ही रहे हैं और बहुत सारा सपोर्ट भी आप मुझे कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप सभी को। लेकिन आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इंटेलिजेंस की थ्योरीज पर बेस्ड है। पिछले यूनिट में हमने जो पूरी यूनिट कवर की थी उसमें मैक्सिमम बातें हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस के बारे में करते आए। कुछ चीजें हमने और अंडरस्टैंड की, कुछ कॉन्सेप्ट समझे इंटेलिजेंस को लेकर। लेकिन आज जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वहां से कुछ थ्योरीज आएंगी, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे क्विकली दिखा दूं कि यहाँ पे हम गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी की बात करेंगे, गार्डनर थ्योरी की बात करेंगे और स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी की बात करेंगे। जितना ज्यादा ये कंटेंट देखने में लगता है उतना ही कंटेंट ये बहुत ज्यादा कम है। तो लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जो आज आप पढ़ेंगे। मतलब सारा कुछ तो हम ऑफ कोर्स नहीं करने वाले हैं कवर इसमें, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग 40 मिनट्स वीडियो, मैं इनके जितनी भी देर के आपके 30 या 25 मिनट्स में एक्सप्लेनेशन हो जाए, एक एक थ्योरी एक एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो सेपरेटली भी आप इन वीडियोस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और गार्डनर थ्योरी इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, क्योंकि इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज हैं वो एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। 10 मार्कर में नहीं तो सेक्शन बी में नजर आ जाएंगी आपको 6 मार्कर में, लेकिन पूछी जाती हैं। और वैसे भी जब वाइवा में आप इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जो आपके एमपीसीएल 007 का पार्ट होता है, वहां पर भी इन पर से क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से पूछे गए हैं, मेरे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बाद में फीडबैक देते हैं, और उनका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि वही सारी चीजें मैं आप तक पहुंचा पाती हूँ। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करेंगे, और अगर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती होंगी, सारे अपडेट्स मिलते रहते होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू आप कनेक्ट हो जाइए। ये जो यूनिट है न केवल ईजी है बल्कि मेरी तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि एक तो अच्छी बहुत लगती है, समझ में बहुत आसानी से आपको आ जाएगी, और ज्यादा मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी के साथ में, लेकिन इस यूनिट की कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ बातें हैं, आइए क्विकली देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस के बारे में हमने डेफिनेशंस के बारे में बात करी है अभी तक, और बहुत सारे तरीके के इंटेलिजेंस को हमने अंडरस्टैंड भी किया है। लेकिन हमने ये जाना कि जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, इनको इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन इंटेलिजेंस इससे बहुत कहीं ज्यादा है, और भी बहुत सारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं जो हमारी लर्निंग का भी पार्ट होती हैं, हमारी लाइफ का भी पार्ट होती हैं, वो सब जुड़कर मिलकर जो है वो बनाते हैं। अब फर्स्ट डिकेड में, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में फैक्टर एनालिटिकल अप्रोच काफी कंसीडर की गई थी, काफी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस को एक यूनिटरी माना जाता था, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखा जाता था। पर इसके आगे जब वक्त बढ़ा, धीरे धीरे गिलफोर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है वो आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की यूनिट में। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इसको एक प्रोसेस की फॉर्म में देखा जाता है, और जितनी भी थ्योरी आप इस वाले यूनिट में पढ़ेंगे वो सारी ही मल्टीपल इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है। मतलब इंटेलिजेंस किसी एक लिमिट में ना रह के डिफरेंट टाइप का इंटेलिजेंस हो जाता है, डिफरेंट हम उसको कह सकते हैं कि प्रोसेसेस की फॉर्म में देखते हैं। इससे पहले जिन थ्योरीज में हम इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड कर रहे थे वहां पे इंटेलिजेंस को फैक्टर की फॉर्म में देखते थे। अगर आपको ध्यान होगा, इस फैक्टर वर्ड में कितना फोकस कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर इंटेलिजेंस जो है वो प्रोसेस की फॉर्म में नजर आने लगता है। तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ पढ़ेंगे, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम एक्वायर करेंगे, करते जाएंगे जब कंटेंट पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ तो हम गिलफोर्ड के बारे में भी जानेंगे। जेपी गिलफोर्ड, जिनका नाम है जॉय पॉल गिलफोर्ड पूरा नाम है। जब हम दो डिस्टिंक्ट अप्रोचेस की बात करते हैं इंटेलिजेंस के नेचर की, आई होप आपको वो दोनों अप्रोचेस के नाम पता है। एक कहलाती है, पहली अप्रोच कहलाती है साइकोमेट्रिक अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक, मैंने काफी कम पे लिख दिया है, साइकोमेट्रिक अप्रोच। ये कहती है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक फैक्टर के फॉर्म में नजर आता है, यहाँ पे इंटेलिजेंस को एज अ फैक्टर देखा जाता है। और दूसरी अप्रोच हमारी होती है, आईपी लिख देती हूँ शॉर्ट में, आई होप आप अवेयर ही हैं आईपी से। आईपी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेस्ड अप्रोच। तो आईपी जो अप्रोच हमारी है वो ये कहती है कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस एक प्रोसेस की फॉर्म में नजर आता है, एक्शन की फॉर्म में नजर आता है। ओके, ये इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है ये दोनों। तो जो दोनों डिफरेंट अप्रोच हैं इंटेलिजेंस के नेचर को समझने के लिए, द प्रोपोनेंट ऑफ द फर्स्ट अप्रोच व्यूड इंटेलिजेंस एज अ सिंगल एंटिटी एंड डेवलप देयर थ्योरीज दैट टेक इनटू अकाउंट द बायोलॉजिकल रीजन फॉर इंटेलिजेंस। फैक्टर की फॉर्म में देखता है, बायोलॉजिकल रीजंस को कंसीडर करता है। They view neural processing speed as the root of intelligence. As such, their theory has an effective causal explanation.
जो थ्योरीज इस पर बेस्ड आती हैं वो ज्यादातर न्यूरल एक्टिविटीज को फोकस करते हुए, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को फोकस करते हुए बात करती है। लेकिन इसके बाद द प्रोपोनेंट्स ऑफ द सेकंड नोशन बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल और यूनिटरी एबिलिटी, रादर देयर आर सेवरल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाते हैं, जिसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। देयर आर मेनी थ्योरिस्ट इन द स्कूल ऑफ थॉट एज वेल, जिन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज दी हैं। कुछ नाम हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, जो इस यूनिट में हम थ्योरीज पढ़ेंगे, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो है गिलफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI मॉडल। ये एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो कौन थे जॉय पॉल गिलफोर्ड और इनके बारे में कुछ बातें हैं इस पूरे पैराग्राफ में। अगर आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत इसमें से लिखते हैं, मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी में ही बहुत कुछ है लिखने के लिए। और ये एक थ्योरी ऐसी है जिसमें आपको सर्टेन वर्ड्स हैं जिनको लर्न करना है, एग्जैक्टली वैसा ही लर्न करना है। तो बहुत सारी कहानी इनके बारे में ना आपके पास टाइम होगा लिखने का और ना ही उतना कंटेंट, लेकिन हाँ अपनी नॉलेज के लिए आपको जानना जरूर चाहिए। तो इस पूरे पैराग्राफ में उनके बारे में बातें हैं। आइए फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है, कि क्या क्या चीजें हम इनके बारे में जान सकते हैं। जॉय पॉल गिलफोर्ड, जिनका बर्थ हुआ था 7 मार्च को, इनका इंटरेस्ट था इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब इन्होंने अपने ही घर के लोगों में, अपने फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में ये नोटिस किया कि सब लोगों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर इनका ध्यान गया। इनका ये थॉट क्रिएट होने लगा माइंड में कि लोग एक दूसरे से क्यों अलग हैं, और उनके बेसिस पर उनके एक्शंस भी बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करते हुए और इस फील्ड में आगे, इंटेलिजेंस की फील्ड में फिर बड़े होने पर वर्क किया। ऑफकोर्स पहले उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बचपन से वर्क स्टार्ट नहीं कर दिया था। तो एज एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, ही वर्कड एज एन असिस्टेंट इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1919 से 1921 तक उन्होंने एडवर्ड टिश्नर के अंडर में पढ़ाई करी अपनी, और इंटेलिजेंस की डिफरेंट टेस्टिंग भी करी। ये अगर आप डेट्स और ये सब ईयर्स याद रख पाते हैं, वेल एंड गुड। नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। इस टाइम पर उन्होंने डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी इन साइकोलॉजिकल क्लिनिक में एज अ वर्क भी किया। 1927 से 1928 तक गिलफोर्ड ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में वर्क किया, जहां पर वो एसोसिएट प्रोफेसर बने। इस तरह से इनकी पढ़ाई आगे चलती रही है, काफी इन्होंने प्रोफेसर्स भी बने और आगे चल के काफी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्वायर किया और बहुत सारी चीजें इन्होंने करी हैं। गिलफोर्ड का नाम तो खैर काफी पॉपुलर है ही, है ना। तो अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने किया क्या, एक्चुअल में इनकी थ्योरी क्या कहती है, उसको हमें समझना ज्यादा जरूरी है। तो गिलफोर्ड बिलीव दैट इंटेलिजेंस वाज नॉट अ मोनोलिथिक ग्लोबल एट्रीब्यूट बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज। इनका ये कहना था कि इंटेलिजेंस बहुत सारी एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। जब वो एबिलिटीज हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम इंटेलिजेंट हैं, राइट। He applied factor analytical method to study these mental abilities. Building upon the views of Thurston, Guilford rejected Charles Spearman's view. पिछली थ्योरी पढ़कर आप आए हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन्स का 2 फैक्टर थ्योरी थी। अगेन फैक्टर वर्ड आ गया, नोटिस कीजिए। तो उन्होंने उनके व्यू को डिस्कार्ड कर दिया कि आप एक सिंगल न्यूमेरिकल पैरामीटर, जिसको जनरल इंटेलिजेंस आप कह दे रहे हैं, उस पर बेस्ड नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी उससे एग्री नहीं करते थे। और उन्होंने थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो थर्स्टन का PMA मॉडल है जिसके बारे में हमने बात की थी, उसको भी इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। लेकिन 1950 में गिलफोर्ड फेल्ट देयर नीडेड टू बी अ सिस्टम। उन्हें लगा कि हम ये बात कह तो रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस से, लेकिन उसे एक सिस्टम में फिट करना जरूरी हो गया था। ओके, 1956 में फर्स्ट वर्जन आया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल का। अपने ही मॉडल में इन्होंने 3 बार चेंजेस करे हैं। जो सबसे पहला मॉडल बनाया था उसमें 120 सेल्स की इन्होंने बात की थी। अब ये 120 सेल्स क्या है अभी समझाऊंगी मैं आपको। उसके बाद इन्होंने अपने मॉडल में फिर से चेंजेस करे और उसको 150 सेल्स में क्रिएट किया। लास्ट में आज जो हम गिलफोर्ड का मॉडल 3D मॉडल जिसे हम कहते हैं, उसमें 180 सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, या 180 फैक्टर्स भी कह सकते हैं इंटेलिजेंस के। अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि आप फैक्टर क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन है, मैं पिक्चर से आपको समझाऊंगी। तो फिलहाल फर्स्ट वर्जन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल वाज प्रेजेंटेड। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट डिफाइंस इंटेलिजेंस एज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एबिलिटीज और फंक्शंस फॉर प्रोसेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस वेज। जो सबसे पहले ये मॉडल आया था, इसमें 4 टाइप के मेंटल कंटेंट्स थे, डायमेंशंस, 5 टाइप के ऑपरेशन डायमेंशंस थे, और इसके बाद 6 टाइप के प्रोडक्ट डायमेंशंस थे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि इनके 4 टाइप, 5 टाइप और इसके बाद आता है 6 टाइप। अगर आप इसको 4, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करें, ओके, तो कितना हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 120। जो मैं भी 120 सेल्स की बात कर रही थी। इनका ये कहना था कि कुछ हमारे मेंटल कंटेंट डायमेंशंस होते हैं, कुछ हमारे
ऑपरेशन डायमेंशंस होते हैं और कुछ हमारे प्रोडक्ट डायमेंशंस होते हैं। तो इन जब इन तीनों का हम तीनों डायमेंशंस जब मिलके आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो डिफरेंट एबिलिटीज प्रोड्यूस करते हैं। तो वो टोटल एबिलिटीज कितनी होंगी, 120 हो जाएंगी इनके हिसाब से। ओके, फिर उन्होंने इसे चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 120 फैक्टर आ जाएंगे विद ओवर 100 हैविंग बीन एम्पेरिकली वेरीफाइड। अब इस मॉडल को क्यूब की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया था। क्यूब की हेल्प से कैसे बनाया गया था मैं आपको दिखाती हूँ। क्यूब तो आप सभी जानते हैं कैसा होता है, राइट? लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इन्होंने एक क्यूब की इसको शेप दी इस तरीके से। काफी मजा आ रहा है मुझे, काफी टाइम के बाद मैं इस तरीके से क्यूब बना रही हूँ। एक्चुअली तो देखा जाए इसे क्यूब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यूब तो तब होता है ना जब उसकी तीनों डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। अभी यहाँ तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम ही नहीं है, 4 5 6 है, तो क्यूब तो नहीं है ये, लेकिन इसे हम क्यूबिक जरूर कह देंगे, क्यूबॉइड जरूर कह देंगे। फिलहाल इस तरीके से इसकी डायमेंशन बनाई गई कि आप यहाँ देखेंगे जो सेल्स थी वो 4 थी। उसके बाद काफी लेंदी स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे बनाने से यहाँ पे, और मैं शायद इतनी अच्छी ड्राइंग ना कर पाऊँ, तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको इसकी पिक्चर की तरफ ले चलती हूँ। आइए गिलफोर्ड के 3D मॉडल को सर्च ही कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे, ये तो एक वीडियो है जो गिलफोर्ड का 3D मॉडल इंटेलेक्ट है, इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे कोई एक ऐसी इमेज हमें जरूर मिल जाएगी जो कि गिलफोर्ड के 3D मॉडल को एक्सप्लेन कर रही होगी। ओके, चलिए इसी को देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, या जिसे हम क्यूबिक मॉडल के नाम से भी जब पार्ट में स्प्लिट किया। ये इसके पार्ट्स है जिनके बारे में, ये रही इमेज। को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। विल बिगिन विद कॉग्निशन। सो कॉग्निशन इज, अब हम सेल को ओके, इस वीडियो को मैंने पॉज कर दिया है और मैं अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा काम हो गया जो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने में लगी थी, और आई एम रियली नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना काम आसान कर लेती हूँ ड्राइंग करने से अच्छा, और टाइम भी आपका थोड़ा बचेगा उसमें। तो ये आप देख रहे हैं ना, एक क्यूबॉइड आपको नजर आ रहा है, और इन्होंने इसकी 3 डायमेंशन, जिस तरीके से क्यूब की या क्यूबॉइड की 3 डायमेंशन होती हैं, उसी तरीके से इन्होंने इंटेलिजेंस की भी 3 डायमेंशंस डिफाइन करी और उनको अलग अलग नाम दिया, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। अगर ये इमेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो आप ये पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 कंटेंट यहाँ पे 5 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ध्यान में रखिएगा 5 6 और 5। और अभी मैं आपको एक सेकंड के लिए इसको पॉज करके, मैं जो बताने की आपको पीछे कोशिश कर रही थी, यहाँ पे थे हम, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मैं इसे ही क्लीन कर दूं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है, एंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू एंड व्हाट आई हैव डन फाइनली। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि कैसे हम जो फर्स्ट टाइम में हमने देखा था कि हमारी जो डायमेंशन इंटेलिजेंस की निकल के आई थी, तीनों के मल्टीप्लीकेशन से वो 120 थी। अब की बार आपने देखा कि यहाँ पे जो डायमेंशन निकली हैं वो 5 6 और 5 हैं। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 150। तो इस बार जो 150 एबिलिटीज थी वो आई हैं दूसरा चेंज करने के बाद, और तीसरा चेंज हुआ जब इसमें एक और ऑपरेशन को बढ़ाया गया, और उसके बाद 5 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। 5 इंटू 6 इंटू 6 का मतलब क्या हो गया, 5 लास्ट, ये हमारा फाइनल था, फाइनल चेंज जो इन्होंने किया था। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 इंटू 6 इंटू 6 लिखना था, मैंने गलत लिख दिया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा, और ये फाइनल है जिसमें हम आगे बात करते हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट है ये। तो हम यहाँ पर थे, बहुत ज्यादा स्क्रीन पे आपको बार बार घुमा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, इसका लिंक जरूर मैं आपको शेयर करूंगी, ये वीडियो पहले भी आई थिंक इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है हमने कि कैसे कैसे इसकी जो डायमेंशन होती है। एक सिंपलर लैंग्वेज है, बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए है, और आपके सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं। इन्हें तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ वीडियो में नहीं बता रही हूँ आपको। मेरा पर्पस अभी एक क्यूबॉइड को ढूंढना था, जिसे मैंने इस वीडियो में ढूंढ लिया फाइनली। तो मैं आ जाती हूँ आपके इस कंटेंट पे जिसपे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो गिलफोर्ड का जो मॉडल है, जिसको हम 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, 3D इंटेलेक्ट मॉडल भी कहते हैं, और इसके अलावा SOI मॉडल तो कहते ही हैं। तो वापस आते हैं कि गिलफोर्ड ने अपने मॉडल को बार बार मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई कर करके वो लास्ट जो हमारे पास आपकी बुक में यहाँ पे देखिए 150 सेल दिखा रहा है, लेकिन लेटेस्ट 180 सेल है। ये इस कंटेंट को अभी अपडेट नहीं किया गया है यहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे इतना दिख रहा है। आपको बहुत ही ध्यान से 180 मेंशन करना है, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं कि इनकी उन डायमेंशंस पे जिसके बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं। एक साथ मैं आपको ये सभी डायमेंशंस दिखाना चाहूंगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा जूम इन आउट करने में लगी हूँ। हाँ, चलिए कंटेंट डायमेंशन पे आते हैं। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस को हम 3 फॉर्म में देख सकते हैं।
सबसे पहले दिस डायमेंशन इंक्लूड्स द ब्रॉड एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच ऑपरेशंस आर अप्लाइड। कौन कौन से वो एरियाज होते हैं जहाँ पे ऑपरेशन अप्लाइड होते हैं? विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। यहाँ पे ये वो सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? हमारे पास इंफॉर्मेशन विजुअल में आती है। आप इस पिक्चर को देख ही तो रहे हैं, अभी आपने क्यूबॉइड को देखा, आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन बन गई कि हाँ गिलफोर्ड के मॉडल में कुछ ऐसा 3D का स्ट्रक्चर लिया गया है ना। तो जब आपको विजुअल मिलता है किसी चीज का, तो वो कैसे आपको मिलता है? इंफॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑन द रेटिना इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। कोई इमेज आपकी रेटिना पर पड़ती है और एक विजुअल वो क्रिएट कर देती है, और ये एक डायमेंशन है इंटेलिजेंस की। ये इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है, समझिएगा बात को, कोई विजुअल इंटेलिजेंस का टाइप नहीं होता है, बट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो कंटेंट क्या है? जिसके ऊपर कुछ वर्क किया जाता है, जिस पर हम कुछ अपना ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ओके, उसी तरीके से ऑडिटरी होता है। आपसे कोई बात मैं कहूं और उस पर आप अपना रिएक्शन दें, फिर आप कितना इंटेलिजेंट रिएक्शन देंगे, बाकी चीजें भी इंक्लूड होंगी ऑफ कोर्स, कि बात कितनी इंपॉर्टेंट है, या बात कितनी फनी है, या बात कितना गुस्सा दिलाने वाली है। तो ऑडिटरी भी हो गया कि तब जब इंफॉर्मेशन किसी स्टिमुलेशन से हमारे कानों तक आती है और एक इमेज फॉर्म करती है, हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करती है, तो हम उसको ऑडिटरी कहते हैं। सिंबॉलिक का मतलब हो गया कि कई बार इंफॉर्मेशन सिंबल्स की फॉर्म में आती है, जैसे कोई अल्फाबेट बना है, कोई अल्फाबेट है, उसे देख के आप कुछ पहचान रहे हैं, कोई ऐसा पिक्चर है जिसे आप देख के पहचान रहे हैं, तो वो सिंबॉलिक हो जाती है। इसके अलावा सिमेंटिक भी होती है इंफॉर्मेशन वर्ड्स या सेंटेंसेस में आती है। कोई जिंगल देखते हैं आप, है ना, तो आप जिंगल देख के क्या बोलते हैं? ये तो इस चीज के बारे में है ना। जैसे हमने कहा कि दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो आपके माइंड में बूस्ट आ गया होगा, है ना। तो क्यों आया? क्योंकि आपको वो जिंगल उसके बारे में पता है। तो सिमेंटिक भी हो सकती है इंफॉर्मेशन। बिहेवियरल कब होती है? जब कोई भी हम किसी के एक्शन को देखते हैं, परसीव करते हैं, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने किसी को कुछ परफॉर्म करते हुए देखा, कुछ एक्ट करते हुए देखा, और उसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये वो डायमेंशन होती हैं, ये वो सेवरल डायमेंशन होती हैं, जो 5 हैं, जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है। तो बात यह है कि वो ऑपरेशन क्या होते हैं? वो ऑपरेशन भी एक डायमेंशन होते हैं। अब उन ऑपरेशन के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवेल्युएशन। ये आपको भी 5 नजर आ रहे हैं। इस मेमोरी को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया और इस 5 को ही 6 बनाया गया, क्योंकि बुक में आप देख सकते हैं ये 6 हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रोडक्ट डायमेंशन है। उसके अलावा अभी जो हमने पढ़े वो भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और तो अब हमारे पास कितने होने चाहिए? हमारे पास 6 होने चाहिए। तो वो 6 किस में होंगे? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑपरेशन में जो मेमोरी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था बाद में। ओके, मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी को प्रोसेस में अपने पास रखना और फिर उसके बाद उसको सेव करना, होल्ड करना मेमोरी को। रिटेंशन भी एक कैटेगरी बनाई गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 कैटेगरी निकल आती हैं। मैंने क्योंकि आपको 180 बताया है, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि वो 6 कैसे होंगे, राइट। तो मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन, 2 चीजें यहाँ से केस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑपरेशन की बात करते हैं। अब ऑपरेशन में वो मेंटल एक्टिविटीज आती हैं जिनकी हेल्प से हम उन सेंसरी इंफॉर्मेशन पर वर्क करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारा कॉग्निशन क्या हो सकता है? कॉग्निशन होगा द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, डिस्कवर एंड बिकम अवेयर। किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के टुवर्ड्स हम क्या करेंगे? हम उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे, फिर उसके बाद हम उसकी मेमोरी को रिकॉर्ड करेंगे। मेमोरी रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से मुझे लिख देना चाहिए जिससे कि आपको याद तो रहे, या फिर आप एटलीस्ट देख के तो ध्यान में रखें, नहीं तो सुनी हुई बात आप भूल ना जाएं। और दूसरा मैंने आपको बताया था मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, दोनों में ही आप अलग अलग बात लिख देंगे कि मेमोरी रिकॉर्डिंग इज अबाउट गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड होल्डिंग इट, एंड मेमोरी रिटेंशन इज जस्ट सेविंग इट फॉर फ्यूचर पर्पस, कि आप उसको बाद में भी यूज कर सकें। तो ये भी एक आप काम करते हैं। किसी इंफॉर्मेशन को जानने के बाद, देखने के बाद, आपने कोई पोस्टर देखा, अब उस पोस्टर को देखने के बाद क्या हो रहा है? आप उस पर क्या वर्क कर रहे हैं? आप उसे मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में उसको याद भी रख रहे हैं कि अच्छा वो चीज वहां मैंने देखी थी। तो ये इसीलिए 2 पार्ट इसके कर दिए गए। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट है ना, कहते हैं कि बहुत डाइवर्स पर्सनैलिटी है, उसके अंदर तो बहुत सारे डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना। तो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि हम एक ही प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सोल्यूशंस जनरेट करें। और इसका उल्टा होता है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ डिड्यूसिंग अ सिंगल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने एक मीटअप किया, एक क्वेश्चन रेज किया और कई सारे बच्चों से कहा कि ये सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए,
तो कई सारे बच्चों ने उसके मुझे डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन बता दिए। अब मैंने सोचा कि मुझे तो एक ही चीज अप्लाई करनी है, मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया, सबकी बातें सुनी और उसका एक सार निकाला, उसका एक निचोड़ निकाला, मतलब उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओपिनियंस लेके उनको कंबाइन करके एक नया ओपिनियन क्रिएट किया। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट तब होता है जब मैं किसी एक चीज के बारे में बहुत सारे थॉट्स दे रही हूँ, मतलब अगर एक पॉइंट से ओरिजिनेट होकर कई सारे डायरेक्शन में चीजें निकल रही हैं, तो हम इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंस बोलते हैं, फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा आपने डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या होता है। अब फिजिक्स को छोड़िए, फिलहाल हम यहाँ तो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारी जगह से हमारे पास निकल के चीजें सोल्यूशन आ रहे हैं और वो पहुंच एक जगह रहे हैं, सब मिलके एक जगह पे पहुंच रहे हैं, लास्ट सोल्यूशन एक है, लेकिन यहाँ से हम बहुत सारे सोल्यूशन आउटसाइड को निकलते हुए देखते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि हम कोई भी प्रोसेस करें उसका इवैल्यूएशन तो जरूर करेंगे, इवैल्यूएशन उसका एक पार्ट होता ही है। और अगर नहीं भी है तो क्या इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, हमारा माइंड इतना शार्प होता है कि किसी भी चीज को जज करने लगता है। अब वो जजमेंट क्या है, वो इवैल्यूएशन ही है। तो जजमेंट करना कि कोई चीज जो हम कर रहे हैं वो कितनी सही है या गलत, वो हमारे इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। तो जेपी गिलफोर्ड ये कहते थे कि जब हमारे पास कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो हम उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कंटेंट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और वो दो चीजें मिले। अभी हम ऐसे दो की बातें कर रही हूँ, मैं थर्ड पर आई भी नहीं हूँ। वो दो चीजें जब मिलती हैं आपस में तो कुछ क्रिएट होता है, लेकिन वो दो अकेली नहीं होती, उनके साथ प्रोडक्ट डायमेंशन भी होते हैं। तो प्रोडक्ट डायमेंशन का क्या मतलब हो गया, जैसा कि नेम सजेस्ट दैट दिस डायमेंशन कंटेन्स रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑपरेशन टू स्पेसिफिक कंटेंट। यहां से क्या निकल कर आता है, प्रोडक्ट निकल कर आता है। जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, और ये उसका पार्ट भी हो सकता है, ये उसके साथ जुड़ भी सकता है। तो यूनिट हो सकता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे, कोई एक सिंगल चीज। कई बार सिंगल चीजें ही होती हैं हमारे पास। क्लास मतलब हमारे पास इस तरह से जो रिजल्ट निकल कर आया वो ऐसा है कि हम उसे किसी क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, क्लस्टर बना सकते हैं उसका। रिलेशन का मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन निकल आते हैं तो वो आपस में रिलेट हो जाते हैं, उनको हम रिलेशन की फॉर्म में एक दूसरे से जोड़ के फिर भी एक सिंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिस्टम का मतलब हो गया कि वो कुछ ऐसी चीज, इतनी चीजें हैं कि जिनकी वजह से पूरा सिस्टम बन रहा है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पर डिपेंडेंट है, तीसरा चौथे पर डिपेंडेंट है। इस तरीके से एक चेन बन रही है, लूप बन रहा है, जिसे हम सिस्टम का नाम देते हैं। वैसे भी किसी सिस्टम की बात कर लीजिए, हम कहते हैं ना कि हमारे सिस्टम में बहुत करप्शन है, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऊपर से चीजें गड़बड़ चल रही हैं तभी तो वो नीचे तक गलत होती आ रही है, या नीचे से कुछ गलत है इसका इफेक्ट ऊपर तक जा रहा है। तो सिस्टम होता है जहां पे कुछ चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है दैट चेंजेस पर्सपेक्टिव, कन्वर्जेंस और म्यूटेशन टू नॉलेज सच एज रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर इन अ वर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको जो प्रोडक्ट जो इफेक्ट लाता है किसी भी सिचुएशन में, जिसको देखकर हम जजमेंट करेंगे कि हाँ इस पर्सन ने जो ऐसा काम किया है वो अच्छा किया है या नहीं किया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि कोई चीज जो अपनी ओरिजिनल शेप से चेंज होकर कुछ और में कन्वर्ट हो जा रही है, तब हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इम्प्लीकेशन का मतलब होता है प्रिडिक्शन, इन्फेरेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस और एंटिसिपेशन ऑफ नॉलेज। मतलब उसका क्या इफेक्ट आया, चेंजेस तो हुए लेकिन फिर उसका इफेक्ट क्या आया, उस जो भी एक इंटेलिजेंट पर्सन ने एक्ट किया उससे जो रिजल्ट पे हम पहुंचे वो क्या रिजल्ट निकला। ओके, तो ये हो जाता है इम्प्लीकेशन। सम एग्जांपल्स मे प्रोवाइड अ फील फॉर द काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन मेड इन दिस मॉडल। Suppose a subject is given a long list of unrelated words to study and is asked to recall them later. The content of this scale is semantic. Since it involves words, the operation is memory and the product is recall of the words as unit. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, उसी एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि तीनों चीजें यानी तीनों डायमेंशन उसमें कैसे निकल कर आई हैं। जब एक बच्चे से या एक पर्सन से कहा गया कि कुछ वर्ड्स को वो लर्न करे, तो जो कंटेंट है वो क्या है, सीमेंटिक हो गया, क्योंकि वर्ड्स यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए दिए गए हैं तो मेमोरी हो गया, या फिर मेमोरी रिटेंशन भी कह सकते हैं आप। प्रोडक्ट क्या हो गया, जो रिकॉल ऑफ द वर्ड है वो यूनिट की फॉर्म में नजर आ गया, जो वर्ड उसने निकाल, आपको वर्ड दिया गया, आपने वर्ड को दिखा दिया तो वो हमारे पास यूनिट की फॉर्म में, मतलब एक सिंगल वैल्यू निकल कर आ गया। इवैल्यूएशन की बात करें तो गिलफोर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है थर्स्टन की थ्योरी से, जो कि काफी सारे एनालिसिस के बाद निकला है। रिसर्च फ्रॉम डिफरेंट फील्ड सच एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोलॉजी shows that the mind consists of several independent modules of intelligence. Eysenck कहते हैं कि गिलफोर्ड concentrated most of his studies on population with a restricted range of intelligence. कुछ लोग इनकी चीजों को क्रिटिसाइज भी करते हैं और वो जी के वैल्यू पर इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी जनरल फैक्टर को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं,
लेकिन कुछ लोग इनको ये भी कहते हैं कि इनका जो वर्क है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम किसी भी सर्टेन एक्टिविटी में, किसी भी एक्शन में इंटेलिजेंस को बाउंड नहीं कर सकते एक फैक्टर की फॉर्म में। तो वो प्रोसेस की फॉर्म में जब दिखेगा तो प्रोसेस एक अकेली चीज नहीं होती, प्रोसेस ऑलवेज इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ एक्शंस, और उन्हीं एक्शंस को तो ये डायमेंशंस कह रहे हैं। तो क्या गलत कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इनके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग आए और काफी लोगों ने इनको क्रिटिकली इवेलुएट भी किया। तो ये इसका इवेल्युएशन हो गया। और एक ही थ्योरी की, जैसे मैंने आज आपको प्रॉमिस किया था, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि आप, ये क्वेश्चंस है सेल्फ असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और पिछले काफी दिनों से मेरी तरफ से कुछ होमवर्क नहीं आ रहा है। मैं आपको बार बार यूनिट 10 क्वेश्चंस दे रही हूँ क्योंकि वाकई में ये प्रिपेयर करने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देने वाली हूँ, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको एक तो ये वीडियो जरूर देखना है जेपी गिलफर्ड का 3 डायमेंशनल मॉडल का। ये मैं आपको शेयर करूंगी लिंक में, आपके इसी में यहाँ पे पिन कमेंट्स में आपको मिलेगा। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उस टाइम पर नजर आएगा। और दूसरा आपको क्या करना है, इस गिलफर्ड मॉडल को थोड़ा समराइज करना है, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी को समराइज करना है, अपने पॉइंट्स में इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है, और फिर इनके तीनों डायमेंशंस को इस बारे में भी लिखना है कि कितना है, मतलब एक तरीके से पूरी थ्योरी को समराइज करना है और तीनों डायमेंशंस के वर्ड्स को लर्न करना है। लर्निंग का काम आपके ऊपर है, खुद ही याद कीजिए और अपने आप ही उसको रिकॉल करिए, ये काम हो जाएगा आपके लिए। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास। आई होप कि गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, एंड आई होप यू फाउंड द कंटेंट यूजफुल। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम यूनिट। Till then, take very good care of yourself. Bye bye.